ये है एक खूनी दास्तान, जहां हर कदम पर मौत घात लगाए बैठी है। आदमखोर दरिंदे जो इंसान के गोश्त के प्यासे हैं, और एक शिकारी जो अपनी जान पर खेलकर इन दरिंदों से टकराता है। पेश है आदमखोरों की वादी। मैं नूरुद्दीन को लाशों के पास छोड़कर जैक के साथ पंजों के निशानात के ताक़ुब में चल पड़ा। दोनों के कदम साथ साथ थे, यानी वो एक दूसरे से कदम मिलाकर चल रही थीं, जैसे दोनों में बहुत प्यार हो। मैंने जैक को इस बारे में बताया तो वो हंसा और बोला, हाँ, जैसे तुम्हारा मुझसे है। शेरनियों के पैरों के निशान जंगल के अंदर जाने के बजाय जंगल के साथ साथ जा रहे थे। फिर वो एक तरफ मुड़ गए। सामने ही एक बरसाती नदी थी। उसके किनारे पहुंचकर निशान गायब हो गए। इसका मतलब था कि वो नदी में उतरकर दूसरी तरफ चली गई हैं। नदी में ज्यादा पानी नहीं था, इंसानी टांगों के बराबर होगा। पाट भी इतना चौड़ा ना था। मैंने जैक से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ। मगर वो भी साथ जाने पर बजिद था, लिहाजा हम दोनों ने नदी पार की और दूसरे किनारे पर आ गए। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, इस तरफ गीली मिट्टी पर दोनों शेरनियों के कदमों के निशान मौजूद थे, जो नदी से निकलकर किनारे किनारे चल रहे थे। कहीं ये निशान वाज़ेह थे और कहीं मध्यम। सख्त पथरीली ज़मीन पर कदमों के निशान नहीं बनते। नदी 45 दर्जे पर मुड़कर जंगल में दाखिल हो रही थी। जंगल में दाखिल होने के बाद मैंने जैक से कहा, पूरी एहतियात से कदम रखना, हो सकता है वो आसपास ही छपी हूँ। हमने अपनी अपनी राइफल मजबूती से थामी और चौकना होकर चलने लगे। एक जगह नदी के किनारे एक बड़ा सा दरख्त था, जिसकी छाल नोची गई थी। वहाँ हमें इन शेरनियों के पंजों के निशान दिखाई दिए। यकीना इन्होंने अपने तेज नाखूनों से इस दरख्त की छाल को नोचा था। आम शेर अपने नाखून तेज करने के लिए 6-7 दिन बाद दरख्तों की छाल पर पंजे चलाता है, मगर आदमखोर हर दूसरे दिन अपने नाखून तेज करता है। जो हम आगे बढ़ते गए, जंगल घना होता गया। नदी भी सांप की तरह बल खाती हुई बहती जा रही थी। एक मकाम पर हमें रुकना पड़ा, क्योंकि वहां से दोनों शेरनियां अलग हो गई थीं। एक नदी के साथ साथ चलती रही और दूसरी मुड़कर एक तरफ चली गई थी। मैंने जैक से पूछा, हमें किस तरफ जाना चाहिए? वो बोला, हमें मुड़ने वाली शेरनी के पीछे जाना चाहिए। हो सकता है वो पानी पीने ना गई हो, बल्कि आगे कहीं छपी हो। इस तरफ घनी झाड़ियाँ भी हैं, और अक्सर शेर ऐसी ही जगहों पर छपते हैं। मुझे इसका मशवरा माकूल लगा, लिहाजा हम इस तरफ मुड़ गए। वाकई झाड़ियाँ बहुत घनी थीं, यहाँ तक कि एक जगह हमें एक दीवार जैसी झाड़ी नजर आई, जैसे कांटों से बनी दीवार हो। हमें यकीन था कि उनके पीछे आदमखोर मौजूद हो सकती हैं। मैंने जैक को चुप रहने का इशारा किया और हल्के अंदाज में शेर की आवाज़ निकाली। फौरन ही दूसरी तरफ से एक शेर की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी आम शेर की थी। मुझे यूं लगा जैसे वो पूछ रहा हो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। दरअसल कुछ शेरों के मखसूस इलाके होते हैं जहाँ वो दूसरे शेरों की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। अलबत्ता शेरनियों को इजाज़त होती है। मैंने जैक को इशारा किया और हम खामोशी से एक तरफ हो गए। काफ़ी देर तक हम खुवर होते रहे, मगर उन शेरनियों की कोई झलक ना मिली। आदमखोर बनने के बाद दरिंदा इंसानों पर अपनी इजारादारी समझता है और अपनी मर्जी से घूमता है। ये शेरनियाँ भी वैसे ही रास्तों पर घूम रही थीं। हम वापस आने लगे। जब मंदिर के करीब पहुँचे तो पुजारियों की लाशें उठाई जा चुकी थीं। हम वापस आ रहे थे कि शमन हमें तलाश करता हुआ आया। वो बुरी तरह बौखलाया हुआ था, सांस फूला हुआ था। नूरुद्दीन ने उसे कहा कि जो कहना है आराम से कहे। वो बोला, साहब, कानामारी में लोग एक मुसलमान घराने को मार रहे हैं। उनका ख्याल है कि इन्हीं की वजह से शेरनियाँ आई हैं।
वो सारा गांव हिंदुओं का है, सिर्फ यही एक मुसलमान घर है जो 1 साल पहले यहाँ आया था। अगर आप जल्दी ना पहुँचे तो वो लोग इन्हें मार डालेंगे। हम फौरन गांव की तरफ चल पड़े। ये वही गांव था जहाँ से शेरनियों ने इंसानी शिकार का आगाज किया था। एक चौराहे पर मजमा लगा था। हम आगे बढ़े तो देखा कि 3-4 नौजवान एक जवान मर्द, उसकी बीवी और 2 बच्चों को लाठियों से मार रहे हैं। एक गंजा हिंदू लाला, जो शायद इन सब का लीडर था, पास खड़ा था। मैंने आगे बढ़कर पूछा, ये क्या हो रहा है? लाला बोला, साहब आप दरमियान में मत आएं। ये लोग मनहूस हैं, इन्हीं की नहूसत से शेरनियाँ आई हैं। इसने मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैंने एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर मारा। वो ज़मीन पर जा गिरा और जल्दी से उठकर हाथ जोड़ने लगा। नूरुद्दीन, जो खासा जज्बाती था, एक लड़के से लाठी छीनकर उन सब की पिटाई करने लगा, यहाँ तक कि सबको लहूलुहान कर दिया। गांव वाले हैरत से हमें देख रहे थे। उनके लिए ये नाकाबिल फहम था कि हम मुसलमान शिकारी उन मुसलमानों की मदद कर रहे थे। लाला बोला, सरकार आपने उनकी खातिर हमें मारा। मैंने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो, हिंदू मुसलमान छोड़ो, इंसानियत की बात करो। कोई इंसान मनहूस नहीं होता। शर्म करो, तुम सब तमाशाई बने देखते रहे कि बेगुनाह इंसानों पर जुल्म हो रहा था। जैक भी बोला, तुम्हें एक बात बता दूं, ये दोनों शिकारी मुसलमान हैं जो अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें उन आदमखोरों से बचाने आए हैं। ये सुनते ही सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए और मुआफिया मांगने लगे। हमने इन्हें खामोश करवाया। मैंने जख्मी मर्द, औरत और बच्चों की मरहम की। जिन लड़कों को नूरुद्दीन ने पीटा था, उनकी भी मरहम पिटी मुझे ही करनी पड़ी। बाद में हमने उनसे पूछा कि शेरनियों ने पहला शिकार कहाँ किया था। वो हमें एक घर की तरफ ले गए, जो गांव के किनारे वाक़े था, जहाँ से जंगल करीब था। वहाँ हमें शेरनियों के पंजों के मध्यम निशान मिले, जो जंगल की तरफ जाते थे। हम नदी की तरफ आए, जहाँ शेरनियों ने एक औरत का शिकार किया था। नदी के करीब 2 दरख्त ऐसे थे जिन पर मचान बांधी जा सकती थी। हमने फौरी तौर पर एक मजबूत चारपाई और रस्सियों से मचान तैयार की। ये मचान नूरुद्दीन के लिए थी, जिसे शाम के बाद वहाँ बैठना था। फिर हम माधहाबपुर गांव पहुँचे। वहाँ भी हमें शेरनियों के वाज़ेह पंजों के निशान मिले। करीबी एक पुराना मीनार था, इस पर हमने लकड़ी की कुर्सी रखी। जैक ने इस पर पहरा देना था। आखिर में हम मोनागिरी पहुँचे, जो पहाड़ के दामन में वाक़े एक खूबसूरत बस्ती थी। यहाँ के लोग शेरनियों की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर थे। उनकी आखिरी शिकार भी यहीं हुई थी। हमने मुखिया से मिलकर जाए वारदात का मुआयना किया। वहाँ शेरनी ने खड्ड के किनारे दरख्त पर चढ़ी औरत को नीचे गिराकर गले से दबोचकर घसीट लिया था। मैंने जाए वारदात के शवाहिद से अंदाज़ा लगाया कि शेरनी खड्ड के रास्ते से आई थी। वहाँ खून के धब्बे, पंजों के निशान और कुछ हड्डियाँ मौजूद थीं। ये दुरुस्त नहीं कि आदमखोर दरिंदे इंसानी सर या बाजू नहीं खाते। अगर मौका मिले तो वो सब कुछ खा जाते हैं, हत्ता कि खून आलूदा कपड़े भी। मेरे कहने पर लोग हड्डियां और कपड़े एक सफ़ेद कपड़े में बांध लाए, ताकि आखिरी रसूमात अदा की जा सकें। वापस आते हुए मैं सोच रहा था कि उस आदमखोर ने पीछे खड़ी दोनों औरतों को क्यों छोड़ दिया। जैसे कोई कह रहा हो, तुम दोनों पास पास खड़ी हो, मैं तुम्हें बाद में खाऊंगा, पहले ऊंचाई वाली स्पेशल डिश खा लेता हूँ। इसने दरख्त पर चढ़ी औरत को निशाना बनाया, जो शायद शेरनी को कुछ ज्यादा ही हाई प्रोटीन लगी होगी। वाकई क्या चालाक, मकार और यार शेरनियाँ थीं। ऐसी प्लानिंग तो कुछ सियासी लीडरों में भी नहीं होती। जब हम मरने वाली औरत के घर पहुँचे, तो वहाँ एक खातून गुमसुम बैठी थी। पता चला वो उसकी सगी बहन थी। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गई थीं, मतलब एक साथ शादियां, एक साथ दुख।
और अब एक साथ शेरनियों की हिट लिस्ट पर। जब मकतूला की बाकियात लाई गईं तो वो बहन धाड़े मार मार के रोने लगी। वैसे रिश्ता कोई भी हो, दुखतू होता ही है। फिर वो खातून मेरे कदमों में बैठ गई और जज्बाती अंदाज में बोली, आप चाहे हमारा पूरा घर ले लें, मगर इन शेरनियों को जिंदा ना छोड़ें। मैं दिल में सोचा, बहन जी, घर नहीं, बस आपका चाय का कप काफ़ी होगा, शेरनियों का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। मैंने इसे तसल्ली दी कि तुम्हारी बहन की मौत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। शेरनियाँ ज़्यादा दिन तक नाचने वाली नहीं। हम मुखिया के घर गए। वो गरीब ऐसा परेशान था जैसे इसकी भैंस दूध देना छोड़ गई हो। कहने लगा, एक तो फसल तैयार खड़ी है, मगर काट नहीं सकते। दूसरा, बाजार से राशन नहीं आ रहा। शेरनियों ने पूरा सिस्टम हिला के रख दिया है। मैंने उसे हौसला दिया, मुखिया जी, आप बेफिक्र हो जाएं, हम मौजूद हैं। मैं, जैक, नूरुद्दीन, 3 शिकारी, 1 मिशन। वैसे दिल में सोच रहा था कि ये 3 शिकारी कहीं 3 बेवकूफ़ ना बन जाएं। मैंने शमन को पैगाम देकर जैक और नूरुद्दीन को अलर्ट किया कि भाइयों, अगर शेरनियाँ नज़र ना आएं तो गोली ज़ाया मत करना। बंदा शिकार ना करे तो क्या फ़ायदा। थोड़ी ही देर में लोग दरांतियाँ लेकर फसल काटने आ गए। मैं एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर राइफल समेत बैठ गया। शाम तक लोगों ने फसल काटकर महफूज कर ली। मुखिया आया और बोला, आज आपकी मौजूदगी से लोगों को बड़ा हौसला मिला। मैंने कहा, शुक्र है, वरना तो सबके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी बिजली का बिल आया हो। फिर मैंने उसे मशवरा दिया, जितनी गंदगी फैली है इसे भी साफ करवा लो, वरना शेरनियाँ ना आए, मक्खियाँ ज़रूर आएंगी। रात को मैं मखसूस जगह आ बैठा जहाँ 2 गलियाँ मिलती थीं। पूरा सेटअप ऐसा था जैसे किसी वीडियो गेम का आखिरी लेवल हो। चांदनी रात, सन्नाटा और हल्की हल्की हवा। दिल में बस एक ही दुआ, या अल्लाह, शेरनी आए तो वक्त पर नज़र आ जाए, और अगर ना आए तो चाय ख़त्म ना हो। 12 बजे के बाद अचानक एक साया नज़र आया। छत पर कुछ हलचल हुई। मैंने आंखें तेज की, चाय का कप नीचे रखा तो दिमाग ने वार्निंग दी, ओ भाई, ये शेरनी है, बिल्ली समझकर खुश मत हो जाना। वाकई शेरनी थी। मैं फौरन कुर्सी छोड़कर दीवार के साथ लगा और राइफल तान ली। शेरनी ने एक धाड़ मारी, दुम घुमाई और छलांग मारकर गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे कह रही हो, ओ शिकारी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर गश्त पर निकल गया, मगर शेरनी दोबारा नज़र ना आई। सुबह मुखिया आया तो मैंने सारी बात बताई। हम इस मकान के पीछे गए जहां शेरनी चढ़ी थी। इसके पंजों के निशान साफ थे, बस एक ही शेरनी के। मैंने फौरन कांटों की बाड़ लगवाने का मशवरा दिया। फिर मैं सो गया और दोपहर को शमन आया। वो हांफता हुआ बोला, कोरबादुए में एक और हमला हो गया। मैं फौरन घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। वहाँ जैक और नूरुद्दीन भी मौजूद थे और पूरा गांव जमा था। अब मैंने नूरुद्दीन से पूछा, यार, तुम माधावपुर में थे, तुमने शेरनियाँ गुजरते देखी थीं या फिर तुम भी चाय पी रहे थे? ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।